ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक हादसा हुआ। 9 लोगों को कार ने कुचल दिया, 3 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस हादसे ने कैसे पूरे देश को डरा दिया है, इसका वीडियो विश्लेषण आपके लिए होगा। जयपुर में जो हादसा हुआ वो कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, तो देश की सड़कों पर हम कितने सुरक्षित हैं, आज इसकी फाइल भी आपके लिए खोलेंगे। राहुल गांधी ने सोमवार को बिहार का दौरा किया था। आज आरजेडी ने सभी 243 सीटों पर लड़ने का दावा कर दिया। बिहार की सियासत का तेजस्वी वर्सेस कन्हैया वाला चैप्टर क्या है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और अमेरिका की टैरिफ वॉर ने कैसे ट्रंप के सबसे अच्छे दोस्त इलॉन मस्क को उनका दुश्मन बना दिया। रात 8:30 बजे इस पर होगी हमारी स्पेशल रिपोर्ट, दोस्त बने दुश्मन। लेकिन शुरुआत जयपुर में हुए सड़क हादसे के भीषण दृश्यों के साथ करते हैं। मेरे सामने एक लड़की को कुचला, फिर मेरी बाइक को टक्कर मारी और मैं साइड में गया, बाइक को ना कुचलता हुआ ले गया कम से कम 20 मीटर तक। मेरा छोटा भाई गया है, दवाई लेने निकला हुआ था पापा के लिए। मृतक परिवार है, उसने अपना सब कुछ खोया है, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। तो जयपुर से आए 10 सेकंड के इस वीडियो ने आज पूरे देश को दहशत में डाल दिया है। यहां के नाहरगढ़ इलाके में शराब के नशे में धुत एसयूवी चालक ने 9 लोगों को कुचल दिया, 3 लोगों की मौत हो गई, बाकी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी उस्मान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये मामला वीडियो देखकर आगे बढ़ जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हम और आप अक्सर करते हैं, हम सोचते हैं कि होने वाली बात थी, हो गई, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि ये सोचना सही नहीं है। ऐसे हादसों को हल्के में लेने की नहीं, बल्कि पूरी गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। एक पल को जरा महसूस करके देखिए कि इस सड़क पर आप अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे होते तो क्या होता। ऐसा सोचकर भी आपके शरीर में सिहरन होने लगेगी। वहीं जयपुर एक्सीडेंट का ये भयानक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, इसीलिए हमने इसे भारत की बात पे अपनी कवर स्टोरी बनाया है। क्योंकि ये जयपुर या देश के किसी एक राज्य, शहर, गांव या कस्बे की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश में सड़कों पर निकलने वाले हर भारतीय की कहानी है, जो रोज सुबह घर से काम के लिए निकलता है और फिर सड़क पर पैदल या वाहन के जरिए घर लौटता है। इस दौरान उसके घर वालों को उसकी चिंता लगी रहती है। अक्सर ऐसा होता है कि घर से निकलते समय परिजन ऐसी बातें कहते हैं, सड़क पर जरा संभल कर जाना, गाड़ी तेज मत चलाना, धीरे धीरे जाना, सड़क के बीच में मत चलना, किनारे किनारे जाना, अपना ध्यान रखना। आजकल लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। दफ्तर से समय से निकलना, रात को लोग अक्सर शराब पीकर वाहन चलाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब आप घर से ऑफिस या काम के लिए निकलते होंगे, तब आपकी पत्नी, माँ, पिता या बहन ऐसे ही चिंता जाहिर करते होंगे। जयपुर में भी सोमवार की रात लोग घर से किसी न किसी काम के लिए बाहर निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सड़क पर एक सिरफिरा शराब के नशे में धुत कार चालक उनकी जिंदगी को यूं रौंद कर चला जाएगा। पहले जयपुर हादसे के सीसीटीवी का एक एक फ्रेम डिकोड करते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कि देश में ड्रंक एंड ड्राइव कितनी बड़ी और गंभीर समस्या है। क्या देश में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? कोई भी शराब के नशे में गाड़ी चलाता हुआ आएगा और यूं रौंद कर निकल जाएगा। मारा कौन जाएगा? वो व्यक्ति जिसके टैक्स के पैसे से सड़क बनी, जिसने सड़क पर चलने के लिए टोल टैक्स चुकाया,
बदले में जब परिवार के साथ सड़क पर उतरा तो उस्मान जैसे किसी कार किलर ने उसे कुचल दिया। पल भर में ममता, अवधेश और वीरेंद्र को मौत की नींद सुला दिया। सोमवार की रात करीब 9:15 बजे का वक्त था। जयपुर में नाहरगढ़ मोड़ पर तेज रफ्तार कार आई और देखते ही देखते कई वाहनों को टक्कर मारती हुई चली गई। जैसे ही ये कार सीसीटीवी की नजर में आती है, सबसे पहले सड़क पर चल रहे युवक को टक्कर मारती है। इसके बाद आगे बढ़ती है और कई स्कूटी सवारों को खिलौने की तरह उड़ाती चली जाती है। कई लोग घायल हो जाते हैं, बाद में कुछ इलाज के दौरान दम तोड़ देते हैं। तंग गलियों की वजह से कार चालक उस्मान आगे फंसता है तो लोगों की भीड़ उसे घेर लेती है, लेकिन बावजूद इसके वो फिर से तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और भागने की कोशिश करता है। हालांकि बाद में उसे पकड़ लिया जाता है। वक्त आगे उसमें 50 मीटर में फिर 2 बाइकों पे उड़ाया। उसमें एक बच्ची थी, एक लेडीज थी, एक आदमी था। उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा था, वो सीधे निकल गया। आगे जाते ही शनि महाराज के मंदिर के बाहर उसने 2 गाड़ियों को एक साथ फिर टक्कर मारी। सामने से ना ये क्रेटा वाला कुचलता हुआ मेरे सामने एक लड़की को कुचला, मेरी बाइक को टक्कर मारी और मैं साइड में बाइक को कुचलता हुआ लेकर एक्सीडेंट उसने किया। उसके बाद में वो लंगर के बालाजी वाला रोड है, यहाँ पे भी लगभग 3 लोगों को अलग अलग जगहों पे एक्सीडेंट करता हुआ आगे बढ़ा है। पब्लिक ने आगे जाने के ऊपर उसको पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक नाहरगढ़ रोड से पहले गलता गेट और MI रोड पर भी आरोपी ने कुछ गाड़ियों को टक्कर मारी थी। जयपुर में इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गम और गुस्सा है। मारे गए लोगों के परिजनों ने मंगलवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, उचित मुआवजे और नौकरी की मांग की। कुछ जगहों पर टायर जलाकर आगजनी भी की गई। शराब के नशे में धुत था वो रोने वाला, 3-4 लोगों को रोनता हुआ आया। हमने हमारी मांगे लिखित में दी हुई है, एक सरकारी नौकरी, मुआवजा, वही मांगे हमारी है। आरोपी उस्मान के फेसबुक प्रोफाइल से पता चला है कि वो जयपुर शहरी जिला कांग्रेस समिति का उपाध्यक्ष है। हादसे का पता चलने के बाद उसे तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया गया है और पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजे की अपील की है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो हादसे के बाद भी अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। उन्हें इसमें भी विरोधी दल की साजिश नजर आ रही है। जानबूझकर ऐसा काम किया उस व्यक्ति ने। कांग्रेस का वो पदाधिकारी है उस्मान हसन नाम का वो व्यक्ति, जिसने मेरे को लगता है जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा है और हमारे लोगों को जिस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त किया है, ये सोची समझी कोई साजिश है। ये हादसा है या साजिश, ये तो पुलिस की जांच के बाद साबित हो जाएगा। लेकिन कम से कम सियासतदानों को ऐसे समय में तो सियासत से बाज आना चाहिए। जब किसी के घर में मौत की चीख पुकार मची है, बजाय उनके दर्द पर मरहम लगाने के वो यहाँ भी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। देखा आपने, देश में एक इंसान की जान कितनी सस्ती है। एक आदमी गाड़ी में बैठा, उसने शराब का नशा किया और नशे में लोगों को टक्कर मारकर उनकी जान ले ली। क्योंकि हमारे देश का सिस्टम ऐसा है कि उसे ऐसा करते हुए बिल्कुल डर नहीं लगता। जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती, उसे फर्जी लाइसेंस बनवाने से डर नहीं लगता। जिसे गाड़ी चलानी आती है, उसे नशा करके या शराब पीकर चलाने से डर नहीं लगता। इसके बाद अगर कोई हादसा हो जाए तो उसे पुलिस एक्शन से भी डर नहीं लगता। यहाँ भी वो कोई न कोई तरीका अपनाकर बच निकलने की कोशिश में लगा रहता है। यहाँ आपके साथ शराब पीकर गाड़ी चलाने से जुड़ा एक डेटा शेयर करते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में ड्रंक एंड ड्राइव के 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 4,000 से ज्यादा लोगों की ड्रंक एंड ड्राइव से हुए हादसों में जान गई। 8,809 लोग इस तरह के एक्सीडेंट में घायल हो गए। नशे में गाड़ी चलाने और एक्सीडेंट करने पर हमारे देश में सजा का क्या प्रावधान है, अब उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर अपने देश में कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पकड़ा जाता है तो उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 का जुर्माना और 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो सकता है। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति शराब के नशे में एक्सीडेंट करता है और किसी की जान चली जाती है तो उसे 10 साल तक की सजा और जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि हमारे देश में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो पीकर ये दावा करते हैं कि उनका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है, वो अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि अगर ब्लड में अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा है तो इससे ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है और वो रिस्क की पहचान नहीं कर पाता है।
कैपेसिटी नहीं होती है। ड्राइव करते हैं तो कभी डिप्लोपिया ना डबल दिखता है, कभी जजमेंट नहीं आता कि मैं निकल जाऊंगा और उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। अपने खुद के विचार इस ढंग के होते हैं कि जिसको कहते हैं हम इनिबिशन, कि मुझे कोई चीज़ का डर नहीं है। यानी कम हो या ज्यादा, जरा सी भी शराब पीकर या नशा करके गाड़ी चलाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जयपुर में तो बताया जा रहा है कि आरोपी उस्मान शराब के नशे में बुरी तरह धुत्ता। तो क्या हमारे देश का कानून इन मामलों को लेकर उतना सख्त नहीं है जितना दुनिया के बाकी देशों का है? यहाँ कुछ देशों का उदाहरण आपके सामने हम रखने वाले हैं। ब्रिटेन में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने की जेल के साथ अनलिमिटेड जुर्माना और 1 साल तक ड्राइविंग पर बैन की सजा है। अमेरिका में पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल, $1000 के जुर्माने के साथ 6 महीने तक ड्राइविंग पर बैन की सजा का प्रावधान है। हालांकि अगर दूसरी बार भी कोई चालक ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो 1 साल की जेल के साथ $2500 से $5000 तक का जुर्माना और 1 साल के लिए ड्राइविंग पर बैन की सजा दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने का ड्राइविंग बैन, $587 का जुर्माना लगता है। इसके अलावा वहां 1 साल के लिए कार में ब्रेथ एनालाइजर इंटरलॉक सिस्टम लगाया जाता है। इसकी वजह से अगर कोई शराब पीकर गाड़ी में बैठता है तो इस सिस्टम की वजह से कार स्टार्ट ही नहीं होती। भारत में भी ऐसे ही सिस्टम की जरूरत है ताकि शराब पीकर होने वाले सड़क हादसों को रोका जा सके। आपको याद होगा कुछ दिन पहले गुजरात के वडोदरा से एक्सीडेंट का एक वीडियो सामने आया था। यहां भी शराब के नशे में एक युवक ने 7 लोगों को टक्कर मार दी थी। दरअसल हकीकत यह है कि भारत में सड़क हादसे एक महामारी की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। अगर जयपुर की घटना के संदर्भ में देश में दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड देखें तो भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां एक्सीडेंट्स में सबसे ज्यादा मौत होती है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद के शीतकालीन सत्र में जानकारी दी थी कि देश में हर साल 1,78,000 लोग सड़क दुर्घटना में जान गंवा देते हैं। 2022 के सड़क परिवहन मंत्रालय के डेटा के मुताबिक देश में हर दिन 1200 से ज्यादा सड़क हादसे हुए। महज 1 घंटे में ही 53 सड़क दुर्घटनाएं हुई। सड़क हादसों में हर दिन 462 लोगों की जान गई और हर घंटे का मौत का आंकड़ा 19 रहा, जबकि हर दिन सड़क हादसों में 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं घायलों का हर घंटे का आंकड़ा 51 रहा। भारत की बात में इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद खास है क्योंकि हमारे दर्शक हमारा परिवार है और उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी। खबर के आखिर में हम यही कहेंगे कि सड़क पर सावधान रहिए और सुरक्षित चलिए क्योंकि जान है तो जहान है। आइए बढ़ते हैं आगे। जयपुर के बाद बिहार का रुख करते हैं जहां राहुल गांधी के बिहार दौरे ने महागठबंधन के भीतर सियासी उठापटक तेज कर दी है। कल राहुल गांधी कन्हैया कुमार के साथ पदयात्रा में शामिल हुए थे। दौरे के अगले ही दिन आरजेडी ने सीटों पर एक दावे से कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। इस खबर की शुरुआत 2 तस्वीरों के साथ करते हैं। कल राहुल गांधी बिहार गए, कन्हैया के साथ यात्रा में शामिल हुए, लेकिन वो पटना में लालू यादव और उनके परिवार या तेजस्वी यादव से मिलने नहीं गए। जबकि इससे पहले जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो यात्रा के बिहार पहुंचने पर तेजस्वी यादव भी उसमें शामिल हुए थे। उस वक्त महागठबंधन के 2 साथी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ जीप पर सवार हुए थे। तब बिहार में राहुल और तेजस्वी के तौर पर 2 लड़कों की चर्चा हुई थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने दौरे पर तेजस्वी से दूरी बनाकर और कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाकर आरजेडी के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और महागठबंधन के दोनों साथी कह रहे हैं कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। लेकिन आज आरजेडी नेता और पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। पहली ये कि आरजेडी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और दूसरी ये कि बिहार में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं। पहले आपको आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान सुनवाते हैं, इसके बाद इस बयान के मायने आपके लिए डिकोड करेंगे। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल 243 सीटों पर सभी सीटों पर अपनी तैयारी मजबूती से कर रही है। आरजेडी तेजस्वी यादव जी की नीतियों, तेजस्वी यादव जी की विचारों से लैस होकर के तेजस्वी यादव जी का जो एजेंडा है, जो मुद्दा है, जो ब्लूप्रिंट है, उसको लेकर घर घर आरजेडी जा रही है। महागठबंधन के तेजस्वी जी ही
मुख्यमंत्री का चेहरा है। कौन क्या बोल रही है, नहीं बोल रहा है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी क्या बोल रहे हैं, ये ना देखिए मुख्य है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, इसीलिए पार्टी का ही बयान माना जाएगा। लेकिन सवाल है कि अगर आरजेडी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है तो महागठबंधन में शामिल कांग्रेस का क्या होगा, और इस तरह के बयान से आरजेडी क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है। दरअसल आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए बड़ी भाई की भूमिका में वो रहना चाहती है। इसी तरह कांग्रेस अपने दम पर बिहार में खड़ा होने की कोशिश कर रही है, अपनी जमीन मजबूत कर रही है। आरजेडी कह रही है कि पिछले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के आधार पर सीटों का बंटवारा हो, लेकिन कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के आधार पर सीटों का बंटवारा चाहती है, क्योंकि विधानसभा में आरजेडी की सीटें ज्यादा हैं और लोकसभा में कांग्रेस का पलड़ा मजबूत। आरजेडी ने कंफर्म कर दिया है कि सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही हैं। तेजस्वी युवा चेहरा भी है। सीएम उम्मीदवार के नाम पर कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से जमीन पर कन्हैया कुमार काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। सियासत में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। फिलहाल तो आरजेडी और कांग्रेस एक साथ है। आगे क्या होगा यह भी कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि आरजेडी की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी वाले बयान से एक सियासी युद्ध जरूर शुरू हो गया है। यह पूरा मामला राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के बीच का है, लेकिन दिल की बात जुआ पे आ गई। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस एक दूसरे के वोट समीकरण में सेंधमारी करने के लिए आतुर है। अगर हमको साथ में चुनाव लड़ना है तो हमको भी और उनको भी सारी सीटों पर तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ वो अपनी सीटों पर चुनाव लड़े और हम अपनी सीटों पर चुनाव लड़े। कोई मनमुटाव, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कई बार लड़े हैं, कभी बैसाखी के सहारे लड़े हैं, कभी बैसाखी के बिना लड़े हैं। वो 243 लड़े कि कांग्रेस के साथ लड़े, रिजल्ट स्पष्ट है, शून्य बटा सन्नाटा। वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करने के लिए हम लोग पहले वहाँ सरकार बनाएंगे, कोई समस्या नहीं है। सरकार बनाने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की वहाँ सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी जिस तरह से बिहार की राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर लालू परिवार की नजर जरूर होगी। राहुल का 4 महीने में 3 बार बिहार आना, दलित, मुस्लिमों और अति पिछड़े वर्ग की बात करना काफी अहम है। ये वही वोट बैंक है जो अभी तक आरजेडी के साथ रहा है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस के इस कदम से आरजेडी को अपने वोट बैंक पर खतरा महसूस हो रहा है? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रीय जनता दल 243 सीटों पर अपनी तैयारी मजबूती से कर रही है। आरजेडी नेता की ये बात राहुल गांधी के कानों तक जरूर पहुंची होगी। 243 सीटों वाले जुबानी बम की गूंज पटना से करीब 1679 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में भी सुनाई दी होगी, जहां कांग्रेस नेता भविष्य के लिए मंथन कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के बीच सबसे बड़ा सवाल सीटों का ही है। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, किसके खाते में कितनी सीट आएगी, अब इसी को लेकर खींचतान वाली सियासत भी हो रही है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। आरजेडी विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों के आधार पर सीटें चाहती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बेहतर था। इस बार लालू प्रसाद यादव भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं दिख रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी अलग रणनीति बनाई है, प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बदल दिए। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट को आधार बनाते हुए ज्यादा सीटों पर दावेदारी की तैयारी कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने बिहार की 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे जीत मिली सिर्फ 4 सीटों पर, जबकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट यहां बेहतर था। कांग्रेस ने 9 सीटों पर लड़ते हुए 3 पर जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी अब बिहार में एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। पलायन रोको, नौकरी दो से युवाओं को लुभा रहे हैं। वक्फ बिल का विरोध कर मुस्लिम समुदाय को भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। दलित और पिछड़ा वर्ग की बात कहकर दूर तक निशाना साध रहे हैं। आरजेडी भी इन्हीं वर्गों को अपना परंपरागत वोट बैंक मानती है, जिससे दोनों के बीच टकराव हो सकता है।
दलितों, ईबीसी, ओबीसी, गरीब जनरल कास्ट, महिलाओं को जगह देने का काम है। हम राजनीति में आपके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं। बात यहीं पर नहीं ठहरती। युवा चेहरों को लेकर भी एक अलग गेम है। तेजस्वी यादव युवा हैं और अभी 35 साल के हैं। इसी तरह कांग्रेस ने बिहार में कन्हैया कुमार को युवा चेहरे के तौर पर उतार कर एक दांव चला है, जिनकी उम्र अभी 38 साल है। दोनों के नेता अपने भाषण की आक्रामक शैली के लिए जाने भी जाते हैं। मुकाबला दिलचस्प है। इस रेस में आज तेजस्वी यादव लीड लेते दिखे, जब उन्होंने पहली बार खुद को सीएम फेस बताया। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। बिहार में गठबंधन के दोनों साथी हर कदम बड़ा संभल कर रख रहे हैं। जैसे ही पदयात्रा में कन्हैया से तेजस्वी पर सवाल हुआ तो कन्हैया ने भी यू टर्न ले लिया। तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट मानते हैं महागठबंधन का सर? या सामूहिक? अभी चुनाव नहीं हो रहा है, अभी तो हम लोग पलायन की बात कर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस में हाल तब है जब दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ता है। तस्वीरें गवाही देती हैं, एक समय पर लालू यादव ने अपने हाथों से राहुल को मटन बनाना सिखाया था। बिहार से मंगाए हैं। हाँ, डालो। कितना डालना है लालू जी? 2 चम्मच। 2 चम्मच। इसमें क्या है? इसमें ब्लैक पेपर और ओनली ब्लैक पेपर। बस ब्लैक पेपर। हाँ। कितना? हाँ, डालिए। इतना ही नहीं, लालू ने राहुल को शादी की सलाह भी दी थी। शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। कांग्रेस बिहार में ऐसी स्थिति में आना चाहती है ताकि वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आरजेडी के साथ बार्गेनिंग कर सके। इसलिए खुद राहुल गांधी 4 महीने में 3 बार बिहार की नब्ज टटोल चुके हैं। आरजेडी नेता के बयान ने सीटों के बंटवारे पर हो रही सियासत का नया चैप्टर शुरू कर दिया है, जिसमें आगे आगे देखिए होता है क्या। Come on up here, Elon. He created the first major American car company in generations, and his rocket company is the only reason we can now send American astronauts into space. Yeah. Take over, Elon. Yes, take. We have arrived at the Musk versus Trump moment. Come here, Elon. Did you see his rocket yesterday? It was captured. The publicly much anticipated breakup of Donald Trump and Elon Musk. एक दोस्ती जिसकी मिसालें दुनिया पिछले कई महीनों से देख रही थी। ट्रंप और इलॉन मस्क ऐसे मजबूत जोड़ की तरह साथ दिखाई दे रहे थे जो तोड़ने से भी ना टूटे। लेकिन बात जब बिजनेस और उसमें लाखों करोड़ों के घाटे पर आई तो इस दोस्ती के किले में दरारें दिखाई देने लगी। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलॉन मस्क ने ट्रंप से नए टैरिफ को वापस लेने की गुजारिश की है। मस्क सीधे तौर पर ट्रंप पर हमला करने से बच रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ट्रंप की टीम में शामिल लोगों की काबिलियत पर शक जता रहे हैं। जब आंच अपने घर तक आती है तो इंसान छटपटाता दिखाई देता है और ट्रंप के फैसले के बाद इलॉन मस्क भी छटपटाते हुए दिख रहे हैं। वरना बताइए, कौन कह सकता था कि दांत काटी दोस्ती की तरह दिखने वाली ट्रंप और मस्क की जोड़ी में कड़वाहट आ जाएगी। आज हम भारत की बात में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ट्रंप के फैसले ने दोस्तों को दुश्मनी की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Come here, Elon. 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 Come on up here, Elon.
व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दफ्तर हो या फिर चुनाव प्रचार का मंच, उनके मुंह से इतनी बार मस्क का नाम सुनाई पड़ रहा था कि ऐसा लगता कि मस्क के बिना ट्रंप का ना तो दिन शुरू होता है और ना ही रात। Thank you. Thank you, Elon. कोई अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीब 3 महीने के कार्यकाल को तस्वीरों के जरिए याद करने की कोशिश करे तो हर मौके पर ट्रंप के साथ एलन मस्क और उनका बेटा एक्स भी जरूर दिखाई देगा। This may seem like, well, aren't we in a democracy? Well, if you don't have a feedback loop, okay, X, we would have to, if you, it's all right. So, tell you, gravitas can be difficult sometimes. डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिका की सत्ता को संभालने के बाद अगर किसी को सबसे ताकतवर व्यक्ति बताया गया था तो वो थे एलन मस्क। What he is a patriot. Here's a man that I can tell you, he's a friend of mine. He's become a friend of mine. He supported me in the election, but he's a patriot more than anything else. He's never think of it. He has never asked me for a thing. He could have. I always say, I wonder if he's ever going to ask me for something. सरकार बनने के बाद ट्रंप ने एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का मुखिया बनाने का ऐलान किया था, जिसका काम था सरकार के नौकरशाही पर किए जा रहे खर्च पर नजर रखना। Created the brand new Department of Government Efficiency. DOGE. Perhaps you've heard of it. Perhaps. Which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight. लेकिन कमाल की बात यह है कि ट्रंप के सबसे बड़े सलाहकार की भूमिका निभा रहे एलन मस्क अपनी ही जमीन नहीं बचा पाए। I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. That would be that's what I hope occurs. आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें 3 अप्रैल की हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 60 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। My fellow Americans, this is Liberation Day. आज अमेरिका के लिए आजादी का दिन है, जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था। 2 अप्रैल 2025 को हमेशा एक ऐसे दिन के रूप में याद किया जाएगा जब अमेरिका के उद्योगों का फिर से जन्म हुआ, जब अमेरिका की नीति को फिर से बहाल किया गया। ये एक ऐसे दिन के रूप में याद किया जाएगा जब अमेरिका को फिर से धनवान बनाने का काम शुरू हुआ। और ट्रंप के इस ऐलान के सिर्फ 2 दिन के भीतर 3 और 4 अप्रैल को एलन मस्क को $31 बिलियन यानी 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। नुकसान का ये सिलसिला रुका नहीं। 7 अप्रैल एलन मस्क को 37,939 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। टैरिफ नीति के ऐलान के बाद से टेस्ला के स्टॉक की वैल्यू 38% तक गिर गई। नवंबर 2024 के बाद ये पहली बार है जब एलन मस्क की दौलत $300 बिलियन से नीचे 26 लाख करोड़ तक गिर गई है। इतनी बड़ी आर्थिक चोट से घबराए टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने अपने दोस्त ट्रंप से टैरिफ वापसी की गुहार लगा दी है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर इस गुहार का कोई असर दूर दूर तक पड़ता नजर नहीं आ रहा है। इसके उलट सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 50% टैरिफ लगाने की चेतावनी दे डाली। With China, as you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said, if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on.
ट्रंप के तेवर देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो टैरिफ वॉर पर अपने कदम पीछे खींचने के मूड में है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ट्रंप के इस फैसले की सबसे बड़ी कीमत अब उनके जिगरी यार मस्क को चुकानी पड़ रही है। This is beautiful. Whoa! Should I get in? Get in. Oh, that's beautiful. This is a different panel than I've had. Everything's computer. It's beautiful. मस्क को दिक्कत चीन पर लगाए टैरिफ से सबसे ज्यादा है, और ये दिक्कत कहाँ आ रही है वो समझिए। जिस टेस्ला कार के जरिए ट्रंप और मस्क अपनी दोस्ती की मिसालें पेश कर रहे थे, वो टेस्ला ही टैरिफ वॉर में फंस गई है। मार्च 2025 में टेस्ला ने चीन में 78,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची हैं, जो पिछले साल की तुलना में 11.5% कम है। मतलब ये कि टैरिफ शुरू होने से पहले ही कार की बिक्री में गिरावट होने लगी थी। और समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, टेस्ला के बनने का जो बड़ा हब है वो चीन के शंघाई में है। तो अगर ये टैरिफ लगते हैं और ज्यादातर इसमें कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं, और उनकी तो चाइना में बहुत बड़ी फैक्ट्री भी है, तो यानी कि अब चाइना से बन के जो गाड़ी अमेरिका में आएगी उस पे पहले ही 34 + 20 और उन्होंने 50% की और धमकी दे दी है। तो उनकी गाड़ी इतनी महंगी हो जाएगी, पहले ही उनकी गाड़ियां नहीं बिक रही हैं। DOGE डिपार्टमेंट जो उन्होंने क्रिएट किया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे फेडरल एम्प्लॉयज यानी कि वहां के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लोगों की नौकरी गई है, जिसके खिलाफ लोग सड़कों पे उतर आए हैं। और जहां जहां टेस्ला गाड़ी खड़ी दिख रही है उसको पत्थर मारा जा रहा है, उसको आग लगाई जा रही है। पहले ही वो गाड़ियां नहीं बिक रही, और अगर ये महंगी हो जाएंगी तो इन गाड़ियों की सेल और भी नीचे गिर जाएगी। इसलिए एलन मस्क साहब साफ पता लग रहा है कि वो ट्रंप साहब के इन फैसलों से सहमत नहीं है। मस्क फंस चुके हैं, लेकिन वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि ट्रंप पर सीधा अटैक कर सके। लेकिन बिजनेस में हो रहे नुकसान का दर्द भी वो छुपा नहीं पा रहे हैं, और अपनी इस तकलीफ को जाहिर करने के लिए एक्स का सहारा ले रहे हैं, जहां अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन का ये वीडियो उन्होंने शेयर किया। इस वीडियो के जरिए अर्थशास्त्री फ्रीडमैन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग की कीमत समझाई है, और ये बताया है कि एक पेंसिल को तैयार होने में अलग अलग देशों का ये सहयोग कितना जरूरी होता है और सबको इसका कितना फायदा मिलता है। The operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more to foster harmony and peace among the peoples of the world. इलॉन मस्क एक सफल बिजनेस टाइकून है, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दुनिया पहले बिजनेसमैन के तौर पर ही जानती रही है। अब मुश्किल ये है कि ना तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपनी बात समझा पा रहा है, और ना ही एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को। ये बात अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को इसलिए भी हैरान कर रही है क्योंकि ट्रंप से अपनी दोस्ती निभाने में मस्क ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जिताने के लिए इलॉन मस्क ने 2200 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए थे। अब लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप ने इस दोस्ती का क्या खूब इनाम दिया है। And we're going to be signing a very important deal today. It's Doge, and I'm going to ask Elon to tell you a little bit about it and some of the things that we found, which are shocking. ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब ओवल हाउस में अमेरिकी सरकार की नीतियों पर बात करने के लिए मीडिया जमा होता था, तो 2 लाइन बोलने के बाद ट्रंप मस्क को जवाब देने के लिए आगे कर देते थे। Just because that's very serious, I think it's a very serious violation. I'll ask Elon Musk to say a few words, and we'll take some questions. Elon, go ahead. Sure. So at a high level, if you say what is the goal of Doge, and I think a significant part of the presidency is to restore democracy. ये दोस्ती इतनी गहरी दिखाई गई कि पारिवारिक ज्यादा लगती थी। मौका कोई भी हो, कितना भी जरूरी क्यों ना हो, मस्क के साथ उनका बेटा एक्स मौजूद होता था, और ट्रंप को इस बात से कभी कोई एतराज नहीं होता था। This is X, and he's a great guy, high IQ. Come here, Elon. Did you see his rocket yesterday? It was captured. And X is with him. X. लेकिन टैरिफ वॉर के बाद रिश्तों ने ये रूप कैसे बदला है, उसे इस पोस्ट के जरिए समझिए जो एलन मस्क ने किया है। एलन मस्क ने
व्हाइट हाउस के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो पर निशाना साधते हुए लिखा, हार्वर्ड से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल करना बेहद बुरा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। Elon Musk at the beginning talk about a zero tariff zone. Thing that's I think important about Elon to understand, he sells cars. That's what he does. एलन मस्क पीटर नवारो की डिग्री पर तंज कस रहे थे और मस्क के हमले पर व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा है, राष्ट्रपति ने बेहद प्रतिभाशाली और अनुभवी लोगों की एक शानदार टीम बनाई है। ये सभी लोग अलग अलग विचारों के साथ आते हैं, लेकिन हर विषय पर आखिरी फैसला राष्ट्रपति ट्रंप ही करते हैं। टैरिफ पर ट्रंप और मस्क के रास्ते अलग अलग हैं। ट्रंप जवाबी टैरिफ के किसी भी सीमा पर यकीन नहीं करते, जबकि एलन मस्क जीरो टैरिफ की वकालत कर रहे हैं। I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. That would be that's what I hope occurs. तो एक तो उनकी सेल गिर गई है, जिसके कारण उनके शेयर्स भी जो स्टॉक मार्केट में अमेरिका में लिस्टेड हैं वो नीचे आ गए हैं। तो उनकी और ट्रंप साहब की दोस्ती में इसकी वजह से दरार पड़ती दिख रही है। उनको लग रहा है कि उनका सरकार में आना पहले तो उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा था, फिजिकल हार्म जिसको बोलते हैं पहुंचा रहा था, और लोग खरीद नहीं रहे थे। और सोने पे सुहागा, अब ये टैरिफ लगाने से उनकी गाड़ियां अब अमेरिका में जो बाहर से कंपोनेंट्स आएंगे या बनी बनाई गाड़ियां आएंगी वो बहुत महंगी पड़ने वाली हैं। तो कुल मिला के उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी कंपनी का भट्टा बैठ जाएगा अगर ये दोस्ती चलती रही। तो बहुत जल्द हमें दोनों के अलग होने की भी अगर खबर आए तो इसमें कोई भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। और ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी मस्क और ट्रंप के बीच कारोबार को लेकर विवाद हो चुका है। ट्रंप और मस्क के बीच पैदा हुआ विवाद अमेरिकी मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है और चर्चा यहां तक हो रही है कि एलन मस्क बहुत जल्द ट्रंप के सलाहकार पद से हट जाएंगे। 4 अप्रैल को मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जल्द एलन मस्क की विदाई का इशारा तक कर दिया था। क्या मस्क का काम पूरा हो चुका है? उनके पास एक शानदार कार है, लेकिन उनकी कार कंपनी के साथ जो हो रहा है वो शर्मनाक है। वो कमाल है, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब उन्होंने मेरा समर्थन किया तब मुझे उन्हें जानने का मौका मिला। मैं यही कहूँगा कि मस्क एक तय समय के लिए रहेंगे और फिर अपना पूरा वक्त अपने बिजनेस को देंगे, लेकिन उन्होंने शानदार काम किया है। क्या वो तारीख तय है जब एलन जिम्मेदारी छोड़ेंगे? ओहो, मुझे लगता है कुछ महीने। मस्क चाहते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक संबंध बेहतर हो, दोनों देश मिलकर काम करें, लेकिन ट्रंप जिस तरह से चीन पर टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं उसमें ये नामुमकिन लग रहा है। ऐसा लगता है कि ट्रंप बातचीत के जरिए रास्ता निकालने के मूड में नहीं है। So they've gone for years. They've become a rich country because of people, again, that were in the White House that allowed this to happen. Hundreds of billions of dollars a year they'd make on us on trade, and it shouldn't be that way. चीन भी आर पार के मूड में दिख रहा है। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है वो सुनिए। तो परेशानी पैदा करते हैं और ना ही इससे डरते हैं। दबाव, धमकी और ब्लैकमेल चीन से निपटने के सही तरीके नहीं हैं। चीन निश्चित तौर पर अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। अगर अमेरिका दोनों देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के हितों की अनदेखी करता है और टैरिफ युद्ध में शामिल होने पर जोर देता है तो चीन आखिर कब तक लड़ेगा? आलम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनकी ही रिपब्लिकन पार्टी में भी आवाजें उठने लगी हैं, लेकिन ट्रंप ऐसी आवाजों को खारिज कर रहे हैं और ऐसे रिपब्लिकन को पैनिकन बता रहे हैं। अमेरिका के कई राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी हुई है। ट्रंप के फैसले से अमेरिका के सिर पर मंदी मुंह बाए खड़ी है। You just can't screw over those people and expect for the country to go in the right direction. Also, the amount of people being unemployed just suddenly like that. This is not the America I love. What happened to our ideals and the balance of power?
एक कहावत है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और जब सवाल रुपये का आया तो मस्क ने दोस्ती से ज्यादा कारोबार को भाव दिया। ट्रंप ने भी एक बार कहा था कि मस्क ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, और देखिए जब मांगा तो ट्रंप ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। तो भारत की बात में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।